दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अध्ययन के क्रम में इस वीडियो में प्रस्तुत है विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2। पहला प्रश्न है दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो सही उत्तर है फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था। इन शब्दों को फ्रांस का आदर्श वाक्य भी माना जाता है और फ्रांस की क्रांति वर्ष 1789 में हुई थी। ये विश्व की महानतम क्रांति मानी जाती है। अगला प्रश्न है, नव उपनिवेशवाद के बारे में क्या सही है। पहला है कि नव उपनिवेशवाद प्रभाव क्षेत्र का साम्राज्य है और ये आधुनिक साम्राज्यवाद है। नव उपनिवेशवाद में एक शक्तिशाली राष्ट्र से और अपेक्षाकृत एक कम शक्तिशाली राष्ट्र का संबंध एक आर्थिक उपनिवेश अथवा उपग्रह का होता है। इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनिज संपदा, एक उपभोक्ता व्यापार पर नियंत्रण आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है, या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ये सभी नियो कॉलोनियलिज्म यानी नव उपनिवेशवाद के बारे में सही हैं। दोस्तों याद रखिएगा, विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में विचारों और सहयोग के माध्यम से हस्तक्षेप करना नव उपनिवेशवाद कहलाता है। विकसित देश अपने तैयार माल और प्रौद्योगिकी की विकासशील देशों में आपूर्ति करते हैं और वहां से सस्ते श्रम और कच्चे माल प्राप्त करते हैं। विकसित देशों की इस प्रकार की नीतियों से विकासशील देशों की आत्मनिर्भरता घटती है, जिससे बेरोजगारी का जन्म होता है और इस तरह नव उपनिवेशवाद मीठे जहर के समान है, जो विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था और उद्यमशीलता को अंदर से खोखला करके धराशायी बना देता है। किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में उपनिवेश या कॉलोनी स्थापित करना और ये मान्यता रखना कि एक अच्छा काम है, उपनिवेशवाद कहलाता है। और लैटिन भाषा के शब्द कोलोनिया का मतलब है एक ऐसी जायदाद जिसे योजनाबद्ध ढंग से विदेशियों के बीच कायम किया गया हो, और इसी से उपनिवेशवाद शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, जीवन, स्वतंत्रता और सुखानुसरण तथ्य हैं किसके। तो सही उत्तर अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र के। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिकी उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1776 को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर लिया। इस घोषणा पत्र में कहा गया कि हम इन सिद्धांतों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उन्हें अपने सृष्टा द्वारा कुछ अविच्छिन्न अधिकार मिले हैं। जीवन, स्वतंत्रता और सुख की खोज इन्हीं अधिकारों में है। अमेरिकी निवासियों ने ब्रिटिश शासन सत्ता की दमन नीति के विरोध में 1775 में संघर्ष प्रारंभ किया, जो जल्द ही स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। और थॉमस जेफरसन ने यह घोषणा पत्र तैयार किया था, जो कि प्राकृतिक अधिकारों के दार्शनिक सिद्धांतों पर आधारित था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश युग में कौन सा प्रशासनिक सुधार आयोग नहीं बना था, आपको बताना है। एचिसन आयोग, ली आयोग, माउंटबेटन आयोग या इस्लिंगटन आयोग। तो सही उत्तर माउंटबेटन आयोग। अब देखिए, भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान एचिसन आयोग 1886, ली आयोग 1923 और इलिंगस्टन आयोग 1912 बनाए गए थे। माउंटबेटन आयोग नहीं बल्कि माउंटबेटन योजना 1947 में भारत विभाजन से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, ये कथन किसका है। तो याद रखिएगा, ये कथन जो है लॉर्ड कर्जन का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। स्वनिर्णय का सिद्धांत दुधारी तलवार है, ये लॉर्ड कर्जन का कथन है, जिसे उन्होंने 1923 के लुसाने पीस कॉन्फ्रेंस में स्वनिर्णय के अधिकार की आलोचना करते हुए कहा था। अगला प्रश्न है, फ्रांस का वर्तमान संविधान किस गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये पंचम गणतंत्र के नाम से जाना जाता है फ्रांस का वर्तमान संविधान।
दोस्तों, फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त करने के लिए कई महान क्रांतियां हुई, जिससे प्रभुसत्ता को जनसाधारण में निहित करने और व्यक्तिगत अधिकारों को व्यापक बनाने, साथ ही केंद्रीकरण को और अधिक सुदृढ़ बनाने में सहायता मिली। क्रांति के परिणाम स्वरूप तृतीय गणतंत्र में संसद को अत्यधिक शक्ति संपन्न करके राष्ट्रपति को निर्बल बना दिया गया। राज्य का केंद्रीकरण नहीं हुआ। वर्ष 1946 में चतुर्थ गणतंत्र की स्थापना हुई, जिसके द्वारा केंद्र की शक्ति को कम करके स्थानीय संस्थाओं को शक्ति प्रदान की गई। और फ्रांस का चौथा गणतंत्र अधिक समय तक नहीं चला और एक जनमत संग्रह के उपरांत 5 अक्टूबर 1958 को वर्तमान पंचम गणतंत्र का संविधान पारित हुआ। तो याद रखिएगा, फ्रांस का पंचम गणतंत्र 1958 से जो है प्रारंभ हुआ था। मैं ही राज्य हूँ, ये कथन फ्रांस के शासक लुई 14वां का था। फ्रांस राज्यों का एक संघ है और फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, आपको बताना है। देखिए, फ्रांस में संवैधानिक परिषद सही है, स्विट्जरलैंड में लेजिस्लामाइंड सही है, कि चीन में केंद्रीय सैन्य आयोग सही है, अमेरिका में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर ये सही नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन डी आपका गलत है, क्योंकि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के लोकप्रिय सदन का अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मत से होता है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से स्पीकर पद के लिए पर्चा दाखिल किया जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र से कोई भी राजनीतिक दल अपना प्रतिनिधि चुनाव के लिए नहीं उतारता। इस प्रकार चुना गया स्पीकर निष्पक्ष और दल रहित होता है और एक बार स्पीकर बनने के बाद वो किसी अन्य पद को धारण नहीं करता। उसका स्पीकर के पद पे पुनः चुनाव किया जाता है। इसी कारण ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर के सिद्धांत का पालन किया जाता है और अमेरिका में स्पीकर का चुनाव बहुमत दल अपने काकस यानी अंतरंग सम्मेलन में करते हैं। स्पीकर के चुनाव के संबंध में आग और रे ने लिखा है कि अमेरिकी स्पीकर के पद का विकास इंग्लैंड से बहुत भिन्न रूप में हुआ है और वो दलीय संबंध से मुक्त नहीं है। रीड और केनन के समय तो वो राष्ट्रपति से दूसरे स्थान पर दल का नेता होता था। फ्रांस में संवैधानिक परिषद को सर्वोच्च संवैधानिक अधिकारिता प्राप्त है। स्विट्जरलैंड में लैंड्सजी-माइंड या कैंटोनल असेंबली प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक प्राचीनतम प्रकार है। केंद्रीय सैन्य आयोग का गठन 18 जून 1983 को चीन में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को कांग्रेस का तृतीय सदन कहा था? लास्की, जेफरसन, जैक्सन या लिंकन ने? तो सही उत्तर लास्की, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, याद रखिएगा, अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, जिससे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय को काफ़ी विस्तृत शक्तियाँ प्रदान की गई हैं और विधि की उचित प्रक्रिया के आधार पर उसे न्यायिक पुनरावलोकन की विस्तृत शक्ति प्राप्त है, जिसके द्वारा कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों का परीक्षण करता है। और इसी संदर्भ में लास्की ने इसे कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है। इसके अलावा लास्की इसे तृतीय सदन या थर्ड चैम्बर या सुपर चैम्बर भी कहते हैं। लास्की ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतकार, अर्थशास्त्री और प्रवक्ता थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में अथॉरिटी इन मॉडर्न स्टेट, ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट और द अमेरिकन प्रेसिडेंसी हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रशासनिक न्यायालय या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की विस्तृत व्यवस्था है? तो सही उत्तर है फ्रांस में। फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों की विस्तृत व्यवस्था है। फ्रांस में प्रशासनिक कानून व्यवस्था स्थापित है, जिसका संबंध सार्वजनिक प्रशासन या नागरिक कानून से है। फ्रांस में प्रशासकीय न्यायालयों को देश के साधारण न्यायालयों का ही स्तर यानी शक्ति और क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, प्रशासकीय विधि किस संविधान की मुख्य विशेषता है? तो सही उत्तर प्रशासकीय विधि फ्रांस के संविधान की मुख्य विशेषता है। प्रशासकीय विधि ऐसी विधि है जिसके द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के अधिकारों और दायित्वों को निश्चित किया जाता है। प्रशासन का जुड़ाव मुख्य रूप से कार्यपालिका से होता है। वर्तमान में इसे सरकार के चौथे अंग की संज्ञा दी जाती है और फ्रांस सरकार के अन्य अंगों पर भी प्रशासनिक विधि का प्रभाव है। इसी कारण फ्रांस के संविधान को अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाला संविधान कहा जाता है। और एक विचारक हैं ग्रिफिथ, इन्होंने लिखा है कि प्रशासनिक विधि वर्तमान समय की सबसे महत्वपूर्ण समस्या को सुलझाती है। ये जनता के अधिकार तथा प्रशासन के अधिकारों के बीच एक साम्य स्थापित करती है। अगला प्रश्न है कि विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वो क्या है? तो ऑप्शन है मूल विषयक, प्रक्रियात्मक, वितरक या प्रतिमानित। तो सही उत्तर प्रक्रियात्मक।
विधि का शासन या कानून का शासन का अर्थ है कानून सर्वोपरि है तथा वो सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है। विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह प्रक्रियात्मक समानता है। अगला प्रश्न है, विधि की उचित प्रक्रिया या न्यायिक व्यवस्था का एक आवश्यक लक्षण है कहाँ पर? तो सही उत्तर है, विधि की उचित प्रक्रिया न्यायिक व्यवस्था का लक्षण संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली अपनाया गया है, जबकि भारतीय संविधान में जापानी संविधान की शब्दावली कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया गया है। इस आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय विधि की वैधता की जांच दो आधार पर कर सकता है। पहला विधायिका की विधि निर्माण की क्षमता के आधार पर और दूसरा कानून के औचित्यता के आधार पर। यानी अमेरिकी न्यायालय किसी विधि को इस आधार पर भी अवैध घोषित कर सकती है कि ये विधि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर उचित है या नहीं। यह शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पुनरावलोकन शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा देती है। और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय किसी विधि को असंवैधानिक तभी घोषित कर सकती है जब वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विधायिका के विधि निर्माण क्षमता के बाहर हो। ये अपनी उचित अनुचित धारणाओं के आधार पर उसे असंवैधानिक नहीं घोषित कर सकती। यही कारण है कि इसकी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिकी न्यायालय की तुलना में कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया था? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मार्बरी बनाम मेडिसनवाद। मार्बरी बनाम मेडिसनवाद 1803 के बाद में अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को परिभाषित किया। इसका उद्देश्य कानून की वैधानिकता की जांच करना है। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन की शक्ति देता है। अनुच्छेद 140 संसद को विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने की शक्ति देता है जो न्यायालय को संविधान द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार के अधिक कार्यसाधक के रूप में प्रयोग करने योग्य बनाने हेतु आवश्यक या वांछनीय हो, और ऐसी अनुपूरक शक्तियां संविधान के उपखंडों से किसी प्रकार से असंगत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, चीन के राष्ट्रीय संसदीय निकाय को क्या कहते हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है राष्ट्रीय जन कांग्रेस यानी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। दोस्तों, चीन गणराज्य की राष्ट्रीय विधायिका जो है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है और इसका चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन चीन के संदर्भ में सही नहीं है? सांस्कृतिक क्रांति 1964 से 1974 सफल नहीं हुई, ये आपका गलत कथन है। जबकि आप देख सकते हैं कि चीन का साम्यवादी दल प्रजातांत्रिक केंद्रवाद के आधार पर संगठित है। चीन का संविधान एक रूप न्यायिक व्यवस्था प्रदान करता है और चीन में माओ के नवीन प्रजातंत्र के विचार को व्यवहार में लाया गया। ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। सांस्कृतिक क्रांति जनवादी गणराज्य चीन में माओ सेतुंग द्वारा चलाए गए एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा थी। 16 मई 1966 को शुरू हुई ये क्रांति 10 वर्षों तक 1966 से 1976 तक चली। इसने चीन के सामाजिक ढांचे में कई परिवर्तन किए। अंत में ये क्रांति सफल रही। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन एक गलत है जबकि अन्य तीनों सही हैं। माओ सेतुंग या माओ जेडोंग, इनका जन्म 26 दिसंबर 1893 को, मृत्यु 9 सितंबर 1976 को। ये एक चीनी क्रांतिकारी राजनैतिक विचारक और साम्यवादी दल के नेता थे। इन्हीं के नेतृत्व में चीन की क्रांति सफल हुई और इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत माओवाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, आइजिया बर्लिन ने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में क्या प्रतिपादित नहीं किया है? पहला है, आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता और समानता 2 स्वतंत्र मूल्य हैं। स्वतंत्रता केंद्रीय मूल्य है। सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर माना और सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति का मामला है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर है। आइजिया बर्लिन ने 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी में सामाजिक आर्थिक समानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं माना है। दोस्तों, आइजिया बर्लिन ने अपने निबंध 2 कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता को 2 स्वतंत्र मूल्यों के रूप में प्रतिपादित किया है, परंतु बाद में उन्होंने स्वतंत्रता को केंद्रीय मूल्य माना है।
उनके अनुसार सामाजिक आर्थिक असमानता को राज्य के कार्यक्षेत्र के भीतर नहीं माना जा सकता। राज्य मात्र नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्तिगत मामला है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने सदस्य कार्रवाई में भाग लेते हैं? तो सही उत्तर सिर्फ कानूनी सदस्य। लॉर्ड सभा जब ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती है तो उस समय हाउस ऑफ लॉर्ड्स में मात्र कानूनी सदस्य जिन्हें न्यायिक क्षेत्र में उच्च स्थान या विशेषज्ञता प्राप्त हो या ऐसे किसी पद पर रहे हों न्यायाधीश के रूप में बैठते हैं और इनके निर्णय ही अंतिम होते हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता तब इसे निर्णय के लिए निर्देशित किया जाता है। किसको? निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरेट को, निर्वाचक गण या इलेक्टोरल कॉलेज को, प्रतिनिधि सभा को या सीनेट को। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में कोई प्रत्याशी आवश्यक बहुमत नहीं प्राप्त करता तो इसे निर्णय के लिए प्रतिनिधि सभा को निर्देशित किया जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में यदि कोई भी प्रत्याशी आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं करता तो राष्ट्रपति के निर्वाचन का ये प्रश्न प्रतिनिधि सभा द्वारा निर्णय किया जाता है। ये सर्वाधिक मत पाने वाले 3 प्रत्याशियों में से किसी एक को राष्ट्रपति चुनती है और उपराष्ट्रपति के विषय में ऐसी ही स्थिति में सीनेट द्वारा निर्णय किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश में उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली सदन माना जाता है? तो उत्तर है अमेरिका में। विश्व के अधिकांश उच्च सदन या द्वितीय सदन अपनी शक्ति खो बैठे हैं, वे केवल अपनी संवैधानिक प्रतिष्ठा के हकदार बनकर रह गए हैं। विश्व के द्वितीय सदनों की शक्ति में सामान्य ह्रास के बावजूद अमेरिका के सीनेट यानी वहाँ के द्वितीय सदन ने अपना प्रथम स्थान बरकरार रखा है। अमेरिका के द्वितीय सदन को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली सदन होने के पीछे उसकी स्थापना में विशेष उद्देश्यों का होना है। इसे संविधान में संतुलन और संरक्षण की शक्ति दी गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कौन सा कार्यकाल है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं जो कि 46वें राष्ट्रपति हैं, ये उनका पहला कार्यकाल है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनैतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गैरीमैंडरिंग, पॉलिटिकटिंग, फिलिबस्टरिंग या सीनेटीय शिष्टता। तो सही उत्तर है गैरीमैंडरिंग। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, अमेरिकी राजनीति में चुनाव क्षेत्रों को राजनीतिक लाभ की दृष्टि से परिसीमित करने की प्रवृत्ति को गैरीमैंडरिंग कहते हैं। गैरीमैंडरिंग प्रणाली का प्रयोग सबसे पहले 1812 में मैसाचुसेट के गवर्नर एल्ब्रिज गैरी द्वारा अपने दल को राजनीतिक लाभ प्रदान करने के लिए जिलों की सीमा में परिवर्तन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? आपको बताना है। तो सही उत्तर राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार शक्तियों का पृथक्करण या जो है सेपरेशन ऑफ पावर है, जो शासन के विभिन्न अंगों में शक्तियों के वितरण से संबंधित है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका अध्यक्ष ही वास्तविक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रमुखतः कार्यकारी हैं, प्रमुखतः विधायी हैं, कार्यकारी और विधायी दोनों भागों में समांतर विभक्त हैं या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रमुखतः कार्यकारी हैं। याद रखिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ प्रमुखतः कार्यकारी हैं। राष्ट्रपति नियमों, विनियमों और अनुदेशों को, जिन्हें कार्यकारी आदेश कहते हैं, जारी कर सकता है, जो संघीय अभिकरणों के लिए कानूनी रूप से अभिमान्य होते हैं और इनके लिए कांग्रेस के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है 535, 538, 435 या 335। तो सही उत्तर 435 याद रखिएगा। अमेरिकी संसद या कांग्रेस के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। प्रतिनिधि सभा को निम्न सदन तथा सीनेट को उच्च सदन कहा जाता है।
वर्ष 1929 में निर्मित और वर्ष 1941 में संशोधित पुनः निर्धारण एक्ट द्वारा प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 निश्चित की गई। सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है और प्रत्येक राज्य सीनेट में 2 सदस्य भेजते हैं, इसलिए सीनेट में सदस्यों की कुल संख्या 100 है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन की छाया कैबिनेट या शैडो कैबिनेट का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है, विपक्षी दल ने एक समानांतर और अनौपचारिक कैबिनेट बनाया है। छाया कैबिनेट वेस्टमिंस्टर प्रणाली के अंतर्गत एक प्रकार की राजनीतिक संस्था है। इसके अंतर्गत संसद में विपक्षी दल के सदस्य नेता विपक्ष के नेतृत्व में सरकार के आधिकारिक मंत्रिमंडल के विरुद्ध एक छाया मंत्रिमंडल या दूसरा मंत्रिमंडल बनाते हैं, जिसका हर एक सदस्य किसी एक सरकारी मंत्री और उसके मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा करता है, उसकी गलतियां ढूंढता है और उसके द्वारा बनाई गई नीतियों के विकल्प बताता है और उन्हें जनता के समक्ष ले जाता है। चुनाव के बाद यदि विपक्षी दल सत्ता में आता है तो छाया मंत्रिमंडल के मंत्री को सामान्यतः उस मंत्रालय का मंत्री बना दिया जाता है जिसकी उसने विपक्ष में रहते हुए समीक्षा की थी। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और न्यूजीलैंड में शैडो कैबिनेट को हिज या हर मैजेस्टी लॉयल अपोजिशन कहा जाता है, क्योंकि ये सरकार की वैधता और संवैधानिक अधिकार को चुनौती नहीं देता, मात्र उसकी कमियों और दोषों को ही उजागर कर जनता के समक्ष रखता है। अगला प्रश्न है, जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान क्या हैं? तो सही उत्तर है, जो बाइडेन अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। जो बाइडेन 2009 से 2017 तक अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, वर्तमान में वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न है, बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है कहाँ पर? फ्रांस में, देखिए, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या क्यूबा में? तो सही उत्तर क्यूबा में। क्यों? क्योंकि क्यूबा लैटिन अमेरिका का एक समाजवादी गणतंत्र है। वर्ष 1959 में फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में क्रांति के फलस्वरूप क्यूबा ने तानाशाही और सर्वाधिकारवादी व्यवस्था से मुक्ति प्राप्त की और एक दलीय जनतंत्र की नींव रखी गई। अगला प्रश्न है, अमेरिकी सीनेट विधायिका का कौन सा सदन है? तो सही उत्तर है, अमेरिकी सीनेट विधायिका का ऊपरी और प्रबल सदन है। अमेरिकी सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय और उच्च सदन है। इसमें अमेरिका के प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 है, 50 राज्यों के आधार पर। यह एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति अमेरिकी सीनेट के पास नहीं है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संधि पास करना, महत्वपूर्ण नियुक्तियों को स्वीकृत करना, धन विधेयक प्रस्तावित करना या कमेटी के द्वारा जांच करना। तो याद रखिएगा, धन विधेयक प्रस्तावित करना ये सीनेट के पास जो है ये शक्ति नहीं है। धन विधेयक प्रस्तावित करना सीनेट की शक्तियों में शामिल नहीं है। अन्य शक्तियां सीनेट के पास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? कनाडा, इंग्लैंड, यूएसए या जापान? तो सही उत्तर इंग्लैंड। इंग्लैंड या ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। वहाँ एकात्मक शासन के रूप में एक केंद्रीय सरकार है। ब्रिटेन में स्थानीय सरकारें भी हैं, लेकिन इन सरकारों को संविधान के द्वारा शक्तियाँ नहीं दी गई हैं, बल्कि ये शक्तियाँ केंद्रीय सरकार द्वारा ही दी गई हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में कहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र है? ऑप्शन है जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड या अमेरिका में? तो सही उत्तर इंग्लैंड में। यूनाइटेड किंगडम एक संवैधानिक राजशाही और एकात्मक राज्य है जिसमें 4 क्षेत्र इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। इंग्लैंड या ब्रिटेन का राज्याध्यक्ष देश का संवैधानिक प्रधान होता है, जो राजा या रानी होते हैं। ये आनुवांशिक आधार पर आधारित पद है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बहुल कार्यपालिका पाई जाती है कहाँ पर? तो सही उत्तर स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, संसार में जहाँ सभी देशों की कार्यपालिका शक्ति सम्राट या राष्ट्रपति में निहित है, वहाँ स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्तियाँ 7 सदस्यों की एक संघीय परिषद को प्रदान की गई हैं, इसलिए इसे बहुल कार्यपालिका कहते हैं। इन 7 सदस्यों की शक्तियाँ समान होती हैं। इनका अध्यक्ष इन्हीं 7 सदस्यों में से क्रमशः बनता रहता है। अगला प्रश्न है, ये किसका मत है कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? ऑप्शन है डी टाकविल, रैमजे मेयोर, लास्की या ब्रोगन। तो सही उत्तर है डी टाकविल।
फ्रेंच विचारक डी टाकविल के मतानुसार इंग्लैंड में संविधान जैसी कोई वस्तु नहीं है। और अमेरिका के टॉमस पेन ने भी इसी विचार का समर्थन किया है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने भी ऐसे ही विचार किए हैं। इनके अनुसार ब्रिटिश संविधान नहीं है क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये क्या है, यह कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, न ही इसमें संशोधन किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कौन सा इंग्लैंड का अपर हाउस है? हाउस ऑफ कॉमन्स, राज्यसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स या सीनेट? तो सही उत्तर ब्रिटेन का अपर हाउस हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। इंग्लैंड में 2 सदनों वाली संसद है जिसमें उच्च और द्वितीय सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। इसमें 3 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, आध्यात्मिक लॉर्ड, वंशगत या पैतृक पीयर और आजीवन पीयर। वर्तमान में लॉर्ड सभा दुनिया का सबसे निर्बल द्वितीय सदन है। इसकी आलोचना करते हुए आग और जिंक ने कहा है, आज लॉर्ड सभा दूसरा सदन ही नहीं बल्कि दूसरे दर्जे का सदन हो गया है और लॉर्ड सभा को ब्रिटेन में अंतिम अपीली न्यायालय या उच्चतम न्यायालय माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के खुफिया संगठन ISI का अर्थ क्या है? तो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है। इसकी स्थापना 1948 में की गई। इसकी नींव ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल R कैथोम ने रखी थी। ये पाकिस्तान की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा की देखभाल करती है। विदेश संबंध, सैन्य व्यवस्था आदि महत्वपूर्ण कार्यविधियों का संचालन इसी के माध्यम से होता है। वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम इसके प्रमुख हैं। अक्टूबर 2021 में फैज़ हमीद के स्थान पर इन्हें ये पद सौंपा गया था। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ब्रिटिश सम्राट कोई गलती नहीं करता क्यों? तो सही उत्तर है, ये सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही कार्य करता है। दोस्तों, ब्रिटिश सम्राट के बारे में कहा जाता है कि ये कोई गलती नहीं करता है। इसका कारण ये है कि वो सदैव कैबिनेट की सलाह पर ही कार्य करता है। ब्रिटिश शासन प्रणाली में ब्रिटिश सम्राट की भूमिका शानदार या भव्य शून्य की तरह है, जिसके नाम से संपूर्ण शासन प्रणाली का संचालन सिद्धांत रूप में होता है, लेकिन व्यवहार में ब्रिटिश सम्राट अपने मंत्रियों द्वारा निर्मित नीतियों को अनुमति प्रदान करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए विभिन्न देशों के संवैधानिक तथ्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के रिवीजन और तैयारी की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।